नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों, अगर आप हमसे जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब किए हैं, तो बिल्कुल आपको पता होगा कि हम अंकित भाटी सर की जो एसएससी जीडी के लिए 2025 की बुक आई है, उस बुक को हम सॉल्व कर रहे हैं। बात करते हैं दोपहर में जो 12 बजे की हमारी क्लास होती है, वह सामान्य ज्ञान की होती है। सामान्य ज्ञान में हमने टॉपिक उठाया है हिस्ट्री का। हिस्ट्री तक बात करते हैं, टोटल हिस्ट्री की जो क्लास हुई है, आज 5वीं क्लास है। इससे पहले 4 वीडियो अपलोड कर दिया गया है। अगर आप नहीं देखे हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहां से जाके देख सकते हैं, या फिर चैनल की आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहां प्लेलिस्ट बनाया गया है। आप जीएस के साथ साथ मैथ हो, रीजनिंग हो, हिंदी हो, सभी का वीडियो आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट के माध्यम से। ठीक है। अगर बात करते हैं सभी बुक का आप पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं, पीडीएफ के रूप में इस बुक को डाउनलोड करना चाहते हैं, तो आपको डिस्क्रिप्शन में एक टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, आप वहां से जाके पीडीएफ को भी डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक। देखिए, आज का पहला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन दिल्ली सल्तनत के दौरान गुप्तचर विभाग का प्रमुख था? गुप्तचर विभाग के जो प्रमुख होते थे उन्हें क्या कहा जाता है दिल्ली सल्तनत के दौरान? तो आप कहेंगे जब दिल्ली सल्तनत का समय चल रहा था, उस समय के जो गुप्तचर होते थे उसे कहा जाता था कि बारिद ए मुमालिक कहा जाता था। क्या कहते हैं? बरीद ए मुमालिक कह सकते थे, या बारिद, कहीं कहीं बारिद भी मिलता है, कहीं कहीं बरीद भी मिलता है, तो आप कहेंगे बी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। 22 नंबर के देखिए, इसके बारे में बताया गया है कि गुप्तचर विभाग का जो प्रमुख होता है उसे कहा जाता है बरीद ए मुमालिक। दीवान ए इंसा कहा जाता है, जो शाही पत्राचार होता है या फिर सचिवालय से संबंधित रहते थे। और वकील ए दर की बात करते हैं तो राजा के घरेलू तथा व्यक्तिगत कार्यों का जो प्रमुख होते थे, जो प्रमुख कार्य करते थे, उन्हें कहा जाता है वकील ए दर। दीवान ए अमीर कोही की बात करते हैं तो दीवान ए अमीर कोही जो संबंधित विभाग था, यह कृषि विभाग से संबंधित था। बात करते हैं अमीर ए दाद की बात करें तो यह सुल्तान की अनुपस्थिति में मजलिस की अध्यक्षता की जाती थी, इसे कहा जाता है अमीर ए दाद कहा जाता है। चलिए, अगला प्रश्न है। 22 नंबर के प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि जफर खां दिल्ली सल्तनत के दौरान में निम्नलिखित में से किस शासक का प्रसिद्ध सेनापति थे? पूछा गया है कि जफर खान जो थे यह किसके सेनापति थे? तो आप कहेंगे जफर खान जो था यह अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति था। ऑप्शन सी वाला यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए, आगे देखते हैं। जफर खां के बारे में बताया गया है कि जफर खां दिल्ली सल्तनत के शासक अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति था। ठीक है। जफर खां मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मारा गया था। लड़ते हुए मारा गया कौन सैनिक था? तो आप कहेंगे जफर खां था, वह अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति था। यह प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल के दौरान उसके साम्राज्य में मंगोलों ने अनेक बार आक्रमण किए थे। मंगोल जो है अलाउद्दीन खिलजी के समय में कितनी बार आक्रमण किए थे? तो आप कह सकते हैं अनेकों बार आक्रमण हुआ था मंगोल का। चलिए, अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, इसमें कह रहा है मध्यकालीन भारत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा आकार की दृष्टि से आरोही क्रम में सही अनुक्रम है? आरोही क्रम में सही अनुक्रम है, बताया गया है कि परगना है, सूबा है, सरकार है, या फिर परगना सरकार सूबा, या फिर सरकार परगना सूबा होता है, या फिर सूबा सरकार परगना। तो सबसे आरोही क्रम में जो पहले शुरुआत किया गया था, पहले शुरू था, उसे कहा जाता है परगना, और दूसरे नंबर पे आता है सरकार, तीसरे नंबर पे आते हैं आपके सूबा होता है। ऑप्शन बी वाला बिल्कुल सही होगा। इसके बारे में देखते हैं, बताया गया है व्याख्या में क्या बताया गया है। तो कह रहा है मध्यकालीन के संदर्भ में संपूर्ण साम्राज्य सूबा प्रांत में विभाजित था। प्रत्येक सूबे को अनेक इकाइयों में विभाजित किया गया था। इन इकाइयों को सरकार कहते थे। जो इकाई थी उन्हें क्या कहते थे? सरकार कहा जाता है।
प्रत्येक सरकार को परगना में विभाजित किया गया था। परगना के अंतर्गत जो है ग्राम आते थे। ठीक है। प्रांत जो कहा जाता था, आप कहेंगे एक सूबा था जिसे प्रांत वर्तमान समय में आप कह सकते हैं स्टेट के नाम से जाना जाता है। प्रांत था, एक स्टेट कह सकते हैं आप। कई इकाई स्टेट के अंदर एक जिला होता है, जिला के अंदर एक ग्राम होता है, आप कह सकते हैं राज्य है। राज्य के अंदर जिला हो गया, जिला के अंदर एक ग्राम हो जाएगा। तो हमसे वही पूछा गया था कि परगना किसे कहा जाता था, आप कहेंगे ग्राम होते थे। अगला बताया गया है, देखिए इसमें पूछा गया है कि जौनपुर, बताया कि जौनपुर शहर किसकी स्मृति में बसाया गया था। जौनपुर शहर को बसाने वाला कौन शासक है? फिरोज शाह तुगलक है, गयासुद्दीन तुगलक है, अकबर है, मोहम्मद बिन तुगलक है। तो आप कहेंगे मोहम्मद बिन तुगलक जो है जौनपुर शहर की स्थापना किया था। अब देखिए इनके बारे में बताया गया है कि कह रहा है कि जौनपुर शहर मोहम्मद बिन तुगलक जो है जौना खां के स्मृति में बसाया था। फिरोज शाह तुगलक ने जौनपुर नामक शहर की स्थापना की। फिरोज शाह तुगलक जौनपुर शहर नामक की स्थापना कौन किया था? तो आप कहेंगे फिरोज शाह तुगलक किया था। और जौनपुर शहर मोहम्मद बिन तुगलक जो है जौना खां की स्मृति में बसाया था। स्मृति में बसाया था कौन? मोहम्मद बिन तुगलक। और जौनपुर नामक शहर की स्थापना कौन किया था? तो आप कहेंगे फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक द्वारा बसाए गए अन्य शहर कौन कौन से थे? तो आप कहेंगे फिरोजपुर जो था यह फिरोज शाह ने ही बसाया था। फतेहाबाद, फिरोजाबाद, हिसार, 3 नाम आपको जो मिलेंगे यह अक्सर पूछे जाते हैं और जो यह फ से शुरू होते हैं, अर्थात आप कहते हैं फिरोज शाह ने इनकी स्थापना किया था। कौन सा? फिरोजपुर था, फतेहाबाद था, फिरोजाबाद था। अक्सर यह तीनों नाम पूछे जाते हैं। जहाँ फा दिखाई दे आप कह सकते हैं फिरोज शाह तुगलक ने बसाया था इन शहरों को। आगे बात करते हैं। देखिए इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मोरक्को का यात्री था जो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आने वाला जो यात्री था, मोरक्को का रहने वाला था, वह था इब्न बतूता। इब्न बतूता को जो है मोहम्मद बिन तुगलक इसे काजी की नियुक्त भी किया था। दिल्ली का जो है इसे काजी नियुक्त किया था। ठीक है, आगे बात करते हैं। देखिए इसके बारे में भी बताया गया है कि मोरक्को का यात्री जो इब्न बतूता था, यह मोरक्को देश का रहने वाला था। इब्न बतूता 1333 ईस्वी में भारत आया था। मोहम्मद बिन तुगलक ने इब्न बतूता का दिल्ली का जो है काजी नियुक्त किया था। तो दिल्ली का काजी किसे नियुक्त किया गया था? तो आप कह सकते हैं इब्न बतूता को किया गया था। कौन किया था? तो आप कहेंगे मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। आगे बात करते हैं। इब्न बतूता जो है यह किताब उल रेहला ने में मोहम्मद बिन तुगलक के समय में घटना जो हुई थी उस घटनाओं का वर्णन किया गया है। इब्न बतूता की कौन सी पुस्तक प्रसिद्ध है, अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है? तो आप कहेंगे किताब उल हिंद जो है यह इब्न बतूता की एक पुस्तक है जो एग्जाम में पूछी जाती है। इस पुस्तक में मोहम्मद बिन तुगलक के समय में जितनी भी घटना हुई थी उस घटना का वर्णन जो मिलता है किताब उल रेहला में मिलता है। आगे बात करते हैं। आपसे पूछा जा रहा है मोहम्मद बिन तुगलक अपने साम्राज्य की राजधानी दिल्ली से कहाँ ले गया था? मोहम्मद बिन तुगलक के समय में राजधानी स्थानांतरित हुई थी। वह स्थानांतरित दिल्ली से लेकर के कहाँ गया था मोहम्मद बिन तुगलक? तो आप कहेंगे दिल्ली से राजधानी को दौलताबाद बनाया था मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, इसके बारे में देखते हैं व्याख्या में क्या बताया गया है। तो व्याख्या में बताया जा रहा है मोहम्मद बिन तुगलक के शासन की अवधि जो थी 1325 ईस्वी से लेकर 1351 ईस्वी तक वह शासन किया था। कौन? मोहम्मद बिन तुगलक। आगे बताया गया है कि मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा किए गए अन्य महत्वपूर्ण कार्य कौन से थे? तो पहला तो वह राजधानी चेंज कराया था। राजधानी दिल्ली से देवगिरी जिसे दौलताबाद भी कहा जाता है, दोआब में भी करके लगाया था। जो दोआब क्षेत्र थे जहाँ से अधिक कृषि की जाती थी, दोआब
दोआब की बात करते हैं तो दोआब दो नदियों के बीच के जो क्षेत्र होते हैं उन्हें कहा जाता है दोआब। तो वहाँ जो है टैक्स जो लगा था उसमें वृद्धि कर दिया था, उससे बढ़ाकर टैक्स वसूलने लगा था। अगला बताया गया है कह रहा है कि खुरासान एवं कराचिल का अभियान भी कौन किया था? तो आप कहेंगे मोहम्मद बिन तुगलक ही किया था। आगे बात करते हैं, देखिए इसमें कह रहा है कि तारिख ए फिरोज शाही के लेखक कौन है? तो आप कह सकते हैं तारिख ए फिरोज शाही के लेखक जो हैं जियाउद्दीन बरनी हैं। कौन है? जियाउद्दीन बरनी। आपके ऑप्शन डी वाले में दिया गया है, डी वाला बिल्कुल सही है। देखिए इसके बारे में बताया जा रहा है, कुछ प्रसिद्ध पुस्तक दी गई हैं, उनके कौन कौन लेखक हैं यह हमें बताया गया है। जैसे तारिख ए फिरोज शाही के लेखक कौन है? जियाउद्दीन बरनी है। किताब उल हिंद की बात करते हैं तो अलबरूनी है। किताब उल रहला की बात करते हैं तो इब्न बतूता है। या फिर खजायन उल फुतूह की बात करते हैं तो अमीर खुसरो हैं। ठीक है, देखिए अगर हम बात करते हैं किताब उल हिंद और किताब उल रहला, किताब उल हिंद और किताब उल रहला की बात करते हैं, आप कह सकते हैं किताब उल रहला। याद करने का तरीका बताएं दोस्तों, तो किताब उल रहला जो होता है इब्न बतूता की पुस्तक है। लास्ट में देखेंगे ता आता है, इसमें भी ला आ रहा है, तो आप कहेंगे इसमें प्रत्यय की बात करते हैं तो आ प्रत्यय लगा है। इब्न बतूता, इब्न बतूता लिखा है कौन पुस्तक? तो आप कहेंगे रहला पुस्तक लिखा है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए पूछा गया है कि ब्राह्मणों पर जजिया कर जो है सबसे पहले कौन शासक लगाया था? तो ब्राह्मणों से जजिया कर जो वसूलने वाला शासक था वह था सबसे पहले लगाने वाला फिरोज शाह तुगलक था। आपके ऑप्शन सी वाले में दिया गया है, तो सी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बारे में बताया गया है कि ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? फिरोज शाह तुगलक था। फिरोज शाह तुगलक ने अपने शासनकाल के दौरान जो है 4 प्रकार के टैक्स को जारी रखा था। पहला था जजिया कर, दूसरा था ज़कात, तीसरा था क्या? खराज था, और चौथा जो था खुस्म था। कौन कौन से थे? जजिया कर, ज़कात, खराज और खुस्म। ज़कात जो होता है यह दान से संबंधित था। भूमि किससे संबंधित कौन सा टैक्स लिया जाता था? खराज लिया जाता है। युद्ध से संबंधित जो टैक्स लिया जाता है वह खुस्म था। ऑप्शन जो हो जाएगा चौथे वाले में दिया गया है। ठीक है, आगे बात करते हैं। हमसे पूछा गया है अगला प्रश्न, कह रहा है कि कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल का निर्माण करवाने वाला कौन शासक था? कुतुब मीनार जो है उसकी 5वीं मंजिल का निर्माण करने वाला कौन शासक है? ऑप्शन में आपको दिया गया है हुमायूं, अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक या फिर इल्तुतमिश ने करवाया था। तो आप कहेंगे जो कुतुब मीनार की पाँचवीं मंजिल का निर्माण करवाने वाला जो शासक था वह था दोस्तों फिरोज शाह तुगलक था। ठीक है, कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल का निर्माण करने वाला कौन था? तो आप कहेंगे कुतुब मीनार का जो 5वीं मंजिल था वह फिरोज शाह तुगलक द्वारा बनाया गया था। देखिए बात करते हैं अगले प्रश्न की, यह व्याख्या भी देख लेते हैं, इसमें दिया गया है इसके बारे में। देखिए इसमें कह रहा है कि फिरोज शाह तुगलक, तो इसका ऑप्शन दिया गया है। ठीक है, इसके बारे में बताया गया है कि कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल का निर्माण जो है तुगलक फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। तुगलक द्वारा अन्य महत्वपूर्ण इमारत कौन कौन सी निर्माण करवाया था? तो आप कहेंगे कुश्क ए शिकार महल जो है उसका निर्माण कौन करवाया था? तो आप कहेंगे फिरोज शाह तुगलक करवाया था। वह कहाँ स्थित है? तो वह आप कह सकते हैं दिल्ली में स्थित है। बात करते हैं गुजरी महल जो हिसार में है, यह इसका निर्माण कौन करवाया था? तो आप कहेंगे फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। हिसार ए फिरोजा का जो निर्माण करवाया था फिरोज शाह तुगलक ने ही करवाया था, और यह दोनों मंजिल की बात करते हैं तो हिसार में है जो हरियाणा राज्य में स्थित है। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है 130 नंबर के प्रश्न में कह रहा है कि तैमूर के आक्रमण के समय दिल्ली का सुल्तान कौन था? तैमूर जब आक्रमण करता है तो उस समय दिल्ली का सुल्तान कौन था? तो आप कह सकते हैं तैमूर जब आक्रमण किया था तब उस समय जो है नसीरुद्दीन महमूद जो होते हैं वह दिल्ली के शासक होते हैं, दिल्ली के सुल्तान होते हैं। ऑप्शन सी वाला यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बारे में अगर बात कर लेते हैं, जो तैमूर आक्रमण किया था यह किया था 1300
1398 ईस्वी में किया था। कब किया था? तैमूर वंश ने आक्रमण किए थे दिल्ली पर 1398। देखते हैं क्या आपको दिया गया है व्याख्या में, तो आप कह सकते हैं, हाँ देखिए बताया गया है कि 1398 ईस्वी में दिल्ली पर तैमूर ने आक्रमण किया था। सुल्तान नसीरुद्दीन महमूद था। तैमूर द्वारा किए गए आक्रमण के फलस्वरूप तुगलक वंश नष्ट हो गया था। ठीक है, तैमूर वंश ने आक्रमण किया था 1398 ईस्वी में। उस समय दिल्ली का शासन था, दिल्ली का जो शासक था वह था दोस्तों नसीरुद्दीन महमूद था। तैमूर द्वारा किया गया जो यह आक्रमण था, इसके बदले में तुगलक वंश का नष्ट हो गया था। ठीक है, आप कहते हैं यहाँ तक बिल्कुल समझ में आ गया है। चलिए 31 नंबर के प्रश्न की बात करते हैं। देखिए कह रहा है कि फारसी राजदूत जो है अब्दुल रज्जाक जो था, यह किसके शासनकाल में विजयनगर आया था? अब्दुल रज्जाक किसके शासनकाल में विजयनगर आया था? तो आप कहेंगे देवराय द्वितीय के शासनकाल में यह आया था। अब्दुल रज्जाक देवराय द्वितीय के शासनकाल में, ऑप्शन ए वाले में दिया है, तो ए वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए अब आपसे पूछा गया है कि इसके बारे में बताया गया है, पहले देख लेते हैं। फारसी राजदूत था अब्दुल रज्जाक, देवराय द्वितीय के शासनकाल में विजयनगर में आया था। फारसी दूत अब्दुल रज्जाक विजयनगर आक्रमण की गणना जो है विश्व के सर्वाधिक भव्य या सुंदर नगरों में करता था। देवराय द्वितीय संगम वंश का सबसे महान शासक था। देवराय जो द्वितीय था वह संगम वंश का सबसे महान शासक था। आपसे प्रश्न में पूछ लिया जा सकता है कि देवराय का जो संगम वंश था उसका सबसे महान शासक, सबसे प्रतापी शासक कौन सा था? तो आप कहेंगे देवराय द्वितीय था। अगले प्रश्न की बात करते हैं। देखिए इसमें कह रहा है कि कृष्ण देवराय ने तेलुगु में एक कृति की रचना की है जिसे अमुक्त माल्याद के नाम से जाना जाता है। वह क्या है? संगीत है, शासन कला है, नृत्य है या फिर औषधि है? तो कृष्ण देव राय द्वारा जो रचित एक तेलुगु में पुस्तक है जिसका नाम है अमुक्त माल्याद, वह किससे संबंधित है? तो आप कहेंगे शासन कला पर आधारित है। और एक पुस्तक ही है जिसका नाम है अमुक्त माल्याद और उसके लेखक हैं कौटिल्य द्वारा लिखी गई है। और वह जो जिसे इसमें पूछा गया है शासन कला पर आधारित है, तो वह जो पुस्तक थी राज्य व्यवस्था के समान पर आधारित थी। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। देखिए 32 के बाद 33 नंबर का प्रश्न है आपके सामने। पूछा गया है कि कृष्ण देव राय के दरबार में अष्ट दिग्गज कौन थे? अष्ट दिग्गज किसे कहा जाता है? कि 8 महान सेनापति को, 8 परामर्शदाता को, 8 तेलुगु कवि को या फिर 8 मंत्री को कहा जाता है। पूछा गया है कि कृष्ण देव राय के समय में जो अष्ट दिग्गज होते थे उन्हें क्या कहा जाता है, वो कौन कौन से थे? आप कहेंगे जो 8 तेलुगु कवि होते थे उन्हें कहा जाता है कृष्ण देव राय के समय में अष्ट दिग्गज कहा जाता था। ठीक है, 32 नंबर का प्रश्न जो हो जाएगा ऑप्शन सी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। देखिए अब 134 नंबर का प्रश्न आपसे पूछा गया है कि सिकंदर लोदी ने निम्नलिखित में से किस वर्ष आगरा की स्थापना किया था? सिकंदर लोदी आगरा की स्थापना जो किया था यह किया था 1504 ईस्वी में, ऑप्शन बी वाले में दिया गया है। आगे बात करते हैं तो सिकंदर लोदी जो है इसकी व्याख्या में देखते हैं, व्याख्या में क्या क्या बताया गया है। इसमें बताया जा रहा है कि सिकंदर लोदी द्वारा आगरा की स्थापना 1504 ईस्वी में यमुना नदी के तट के समीप जो है किया गया था। 1506 ईस्वी में सिकंदर लोदी ने आगरा शहर को, कह रहा कि आगरा को अपने साम्राज्य की राजधानी बनाया था। 1504 ईस्वी में सिकंदर लोदी आगरा की स्थापना करता है और जो आगरा को 1506 ईस्वी में अपनी राजधानी भी घोषित कर देता है। आगे बताया गया है कि आगरा को राजधानी बनाने का उसका मुख्य उद्देश्य था कि दोआब पर जो नियंत्रण रखना चाहते हैं वह रख सकता है तथा राजपूतों द्वारा दिल्ली की ओर बढ़ने के प्रयास में विफल बनाना।
आगरा को राजधानी बनाने का उसका मुख्य उद्देश्य क्या था? तो आप कहेंगे दोआब पर नियंत्रण रखना, अर्थात जो दो नदियों के बीच के क्षेत्र होते थे उन पर नज़र रखना, और राजपूत वंश जो है उस समय दिल्ली पर आक्रमण करने के लिए आगे की ओर बढ़ता गया था, तो नियंत्रण उसको विफल करने के लिए आगरा को राजधानी बनाया गया था सिकंदर लोदी के द्वारा। आगे बात कर लेते हैं। देखिए, आपसे 135 नंबर के प्रश्न में पूछा गया है कि दिल्ली में स्थित हुमायूं का मकबरा द्वारा बनाया गया था। जो दिल्ली में स्थित है हुमायूं का मकबरा, वह किसके द्वारा बनाया गया था? तो आप कहेंगे हमीदा बानो बेगम के द्वारा बनाया गया था। ऑप्शन ए वाले में दिया गया है, ऑप्शन ए वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर बात करते हैं हमीदा बानो बेगम जो हैं, हमीदा बानो बेगम यह हुमायूं की पत्नी थी। देखते हैं व्याख्या में दिया गया है, कह रहा है कि हुमायूं जो है, हुमायूं का मकबरा दिल्ली में अवस्थित है। हुमायूं का मकबरा हुमायूं की पत्नी जो है हमीदा बानो बेगम ने बनवाया था। हुमायूं की मृत्यु जो है 1556 ईस्वी में दीन पनाह के पुस्तकालय में सीढ़ियों के गिरने के कारण हो गई थी। हुमायूं की कब्र का वास्तुकार जो था मिर्जा गयास बेग था। अब बात करते हैं, देखिए इसमें पूछा क्या क्या जा सकता है। पूछेगा कि हुमायूं का मकबरा कौन बनाया था? तो आप कहेंगे कि हुमायूं को जो मकबरा बनवाया गया था यह हुमायूं की पत्नी जिसे कहा जाता है हमीदा बानो बेगम ने बनवाया था। हुमायूं की मृत्यु कब हुई थी? 1556 ईस्वी में हुई थी। और इसके जो है हुमायूं की मृत्यु कैसे हुई थी? तो आप कह सकते हैं पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर इसकी मृत्यु हो गई थी। और कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस मध्यकालीन शासक ने अपना ध्यान जो है यात्रियों की सुविधा के लिए सराय के निर्माण पर केंद्रित किया था? कौन सा शासक था मध्यकालीन में? तो आप कहेंगे शेर शाह सूरी था। इसके बारे में व्याख्या में देखते हैं क्या बताया गया है। व्याख्या में देखिए, कह रहा है कि शेर शाह सूरी ने अपने शासनकाल के अनेक सड़कों का निर्माण एवं उनकी मरम्मत तथा इन सड़कों के किनारे लगभग जो है 1700 सरायों का निर्माण कराया था। सराय की देखभाल के लिए जो है सिकदार नियुक्त किया गया था। शेर शाह द्वारा निर्माण कराई गई सड़कों को जीटी रोड के नाम से भी जाना जाता है। देखिए आपसे पूछा क्या जा सकता है कि शेर शाह सूरी ने सड़क निर्माण सबसे ज़्यादा किसका किया था? आप कहेंगे सड़कों का जनक जो कहा जाता है वह शेर शाह सूरी को कहा जाता है, यह भी पूछा जा सकता है। तो आप कहेंगे सड़कों का निर्माण कौन करवाया सबसे ज़्यादा? तो आप कहेंगे शेर शाह सूरी करवाया था। शेर शाह सूरी जिस सड़क का निर्माण करवाया था उसे जीटी रोड के नाम से भी जाना जाता है। देखिए आगे पूछा गया है कि इबादत खाने की स्थापना का श्रेय निम्नलिखित में से किसको जाता है? इबादत खाने की स्थापना का जो श्रेय है यह अकबर को जाता है। किसको जाता है? तो आप कह सकते हैं अकबर को जाता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अकबर और कौन कौन से काम किए थे? तो आप कह सकते हैं कि देखिए दास प्रथा पर रोक कब लगाया था अकबर? तो आप कहेंगे 1562 ईस्वी में। तीर्थ यात्रा जो टैक्स था उसे समाप्त कब किया था? 1563 में। जजिया कर को समाप्त किया 1564 में। इबादत खाने की स्थापना 1575 में। मजहर की घोषणा 1579 में किया था। ठीक है, तो आप कह सकते हैं दास प्रथा पर रोक कब लगाया गया था? यह लगाया गया था 1562 ईस्वी में। तीर्थ यात्रा पर जो टैक्स लगाए गए थे उन्हें समाप्त कब किया गया? 1563 में। 1564 में जजिया कर को समाप्त किया गया। 1575 में इबादत खाने की स्थापना की गई थी। 1579 में मजहर की घोषणा की गई थी। और एक था दीन ए इलाही धर्म की स्थापना कब किया गया था? तो आप कहेंगे 1582 ईस्वी में। चलिए आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि तुजुक ए जहांगीरी मूल रूप से निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखी गई है? जो तुजुक ए जहांगीरी पुस्तक है वह किस भाषा में लिखी गई है? तो आप कहेंगे इसे तुजुक ए जहांगीरी यह फारसी भाषा में लिखी गई है। ऑप्शन ए वाला
सही होगा। इसके बारे में बताया गया है कि तुजुक ए जहांगीरी का अन्य नाम जिसे कहा जाता है जहांगीरनामा के नाम से भी जाना जाता है। तुजुक ए जहांगीरी फारसी भाषा में रचित जहांगीर की आत्मकथा है। मुगल काल से संबंधित अन्य प्रमुख पुस्तक कौन कौन सी जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं वह हमसे पूछा गया है। पहले जहांगीर के बारे में देखिए, तुजुक ए जहांगीरी को अनेक नाम दूसरे किस नाम से जाना जाता है, तो आप कहेंगे जो है जहांगीर जहांगीरनामा पुस्तक के नाम से भी जाना जाता है। और जहांगीर में जो है जहांगीर की आत्मकथा है। ठीक है, आगे बात करते हैं और कौन कौन से पुस्तक आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में। तुजुक ए बाबरी जो तुर्की भाषा में लिखी गई है, इसके लेखक कौन है, बाबर हैं। हुमायूं नामा की बात करें तो फारसी भाषा में लिखा गया है, गुलबदन बेगम द्वारा लिखा गया है। शाहजहां नामा की बात करते हैं तो फारसी भाषा में लिखी गई है, इनायत खां इसके लेखक हैं। ठीक है, अगर पूछ लिया जाएगा तुजुक ए बाबरी के लेखक कौन है, तुजुक ए बाबरी के लेखक कौन है, बाबर हैं। ठीक है, हुमायूं नामा के लेखक कौन है तो आपसे पूछ लिया जाएगा तो आप कहेंगे गुलबदन बेगम है। शाहजहां नामा के पुस्तक के लेखक कौन है, इनायत खान है। आगे बात करते हैं, देखिए 39 नंबर के प्रश्न में पूछा गया है कि अलंकरण की कला जिसे पिट्रा ड्यूरा कहा जाता है जिसके शासनकाल में लोकप्रिय है, यह पिटाडोरा की जो शैली थी यह किसके शासन में सबसे लोकप्रिय हुई थी, तो आप कहेंगे यह शाहजहां के शासनकाल में पिटाडोरा शैली जो होता है, पिटाडोरा कहीं पिटाड्यूरा भी होता है, पिटाड्यूरा जो शैली है यह शासनकाल किसके शासनकाल में लोकप्रिय हुई थी, तो शाहजहां के शासनकाल में। ठीक है, इसके बारे में बताया गया है शाहजहां के शासनकाल की जो समय थी 1627 से लेकर 1658 ईस्वी तक शासन किया था। शाहजहां के शासनकाल को मुगल काल का वास्तुकला का या फिर स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है। स्वर्ण युग किसके शासनकाल को कहा जाता है, तो आप कहेंगे शाहजहां के शासनकाल को जो है स्वर्ण युग कहा जाता है स्थापत्य कला का। ठीक है, आगे बात करते हैं। इसमें बताया गया है, कह रहा है कि पिटाडोरा जिसे कहा जाता है पित्रादुरा तकनीकी कीमती पत्थरों पर जड़ाई के कार्य से संबंधित है, जो उनके पत्थर पर डिजाइन की जाती है उसे कहा जाता है। पहले कहाँ प्रयोग किया गया था पिटाडोरा शैली के, तो आप कहेंगे इत्मातुद्दौला के मकबरे में सर्वप्रथम पिटाडोरा की शैली का प्रयोग किया गया था। आगे बात करते हैं, 140 नंबर के प्रश्न में पूछा गया है निम्न में से किस मुगल सम्राट को शाह ए बेखबर के नाम से जाना जाता है। शाह ए बेखबर के नाम से किसे जाना जाता है, तो आप कहेंगे बहादुर शाह प्रथम को जो है शाह ए बेखबर के नाम से भी जाना जाता है। चलिए आगे बात करते हैं, अगला प्रश्न है। अब इसमें पूछा जा रहा है कि भारत में यूरोपीय व्यापारिक शक्तियों के आगमन का क्रम हमें बताना है कि सबसे पहले कौन सी कंपनी भारत में आई थी। सबसे पहले जो कंपनी आई थी वह पुर्तगाली आई थी, तो पहला ऑप्शन में दिया गया है, दूसरे में दिया है तो डच नहीं होगा, यहाँ डेन भी नहीं होगा, तो पहला और दूसरा ऑप्शन आपके कट गए हैं। अब हमसे पूछा गया है कि उसके बाद कौन से आए थे, तो आप कहेंगे पुर्तगाली के बाद डच आए थे, डेन नहीं आए थे, तो ऑप्शन पहला वाला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। पुर्तगाली के बाद डच आते हैं, डच के बाद अंग्रेज आते हैं, अंग्रेज के बाद डेन आते हैं, फिर उसके बाद फ्रांसीसी आते हैं। देखिए याद करने का एक तरीका इसको हम बताते हैं, याद करने का तरीका। तो पहले पुर्तगाली आते हैं, पुर्तगाली के बाद क्या आते हैं, डच आते हैं, डच के बाद अंग्रेज आते हैं, अंग्रेज के बाद डेन आते हैं। देखिए एक तो पुर्तगाली आया, फिर उसके बाद डा से शब्द शुरू होगा, डच आएगा, फिर अंग्रेज आएगा, उसके बाद फिर डा वाला आएगा, तब लास्ट में फ्रांसीसी आते हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की अब हम बात करते हैं। देखिए इसके व्याख्या में बताया गया है कि भारत में यूरोपीय व्यापारिक शक्तियों के आगमन का क्रम क्या हो जाएगा, पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, डेन, फ्रांसीसी हो जाएंगे। अब कह रहा है कि पुर्तगाली नाविक जो था वास्को डिगामा 1498 ईस्वी में कालीकट बंदरगाह पर भारत में आता है। आगे बात करते हैं, और बताया गया है कि भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय कौन था,
जो है ब्लू वाटर नीति से संबंधित फ्रांसिस्को डी अल्मोडा था। पूछा गया है कि भारत का प्रथम पुर्तगाली वायसराय कौन सा था, तो आप कहेंगे फ्रांसिस्को डी अल्मोडा था। वह ब्लू वाटर पॉलिसी जो है जारी किया था, ब्लू वाटर पॉलिसी नीति जो है लागू किया था। कह रहा है कि भारत में पुर्तगाली शक्ति का जो है वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है, तो आप कहेंगे अल्फांसो डी अल्बुकर्क को जो है पुर्तगाली शक्तियों का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। ठीक है, आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि भारत वर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक निम्न में से कौन सा था। भारत वर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था, तो आप कहेंगे रॉबर्ट क्लाइव जो है ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक था, रॉबर्ट क्लाइव। आगे बात करते हैं। इसके बारे में बताया गया है कि भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक रॉबर्ट क्लाइव को माना जाता है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य ये दिए गए हैं। रॉबर्ट क्लाइव ने स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक के रूप में प्रसिद्ध था। कह रहे हैं कि रॉबर्ट क्लाइव स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक के रूप में प्रसिद्ध था। रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के प्रथम गवर्नर था। रॉबर्ट क्लाइव कहाँ का प्रथम गवर्नर था, तो आप कहेंगे बंगाल का। ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव ने जो है प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी में हुआ था, उससे संबंधित था। ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव जो था 1757 ईस्वी में प्लासी का युद्ध होता है, उससे संबंधित है। जो है काउंट लाली की बात करें, वांडीवास के युद्ध में फ्रांसीसी सेना का नेतृत्व किया था। वांडीवास का जो युद्ध हुआ था उसमें फ्रांसीसी सेना का नेतृत्व करने वाला कौन था, तो आप कहेंगे काउंट लाली था। कार्नवालिस भारत में न्यायिक संगठन के संस्थापक थे। न्यायिक संगठन के संस्थापक किसे माना जाता है, तो आप कहेंगे कार्नवालिस को माना जाता है। आगे बात करते हैं। आगे पूछा गया है कार्नवालिस से भारत में नागरिक सेवा तथा पुलिस व्यवस्था के जनक भी कहते हैं। नागरिक सेवा की बात तो हो या फिर पुलिस व्यवस्था की बात हो, तो उसके जनक के रूप में कार्नवालिस को जाना जाता है। आगे बात करते हैं। तो अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि पानीपत के तृतीय युद्ध के दौरान मुगल सम्राट कौन था। पानीपत का जब तीसरा युद्ध हुआ था तो उस समय किसका शासनकाल था दोस्तों, तो आप कहेंगे जब पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था तो उस समय शासन था शाह आलम द्वितीय का था। किसका था, शाह आलम द्वितीय का था। आगे बात करते हैं। देखिए, इसमें पूछा गया है कि शिवाजी और जय सिंह प्रथम के बीच पुरंदर की संधि हस्ताक्षर कब किया गया था। शिवाजी और जय सिंह के बीच में जो पुरंदर की संधि हुई थी, यह हुआ था 1665 ईस्वी में। कब हुआ था, 1665 ईस्वी में। इसके व्याख्या के रूप में बताया गया है कि देखिए, पुरंदर की संधि 11 जून 1665 ईस्वी में जय सिंह प्रथम तथा छत्रपति शिवाजी के मध्य में हुआ था। पुरंदर की संधि के समय मुगल शासक कौन था, तो आप कहेंगे औरंगजेब था। जय सिंह प्रथम ने 3 मुगल सम्राटों का शासनकाल देखा था। जो जय सिंह थे यह 3 मुगल सम्राटों का शासनकाल देखे थे। फिर कह रहा है कि जय सिंह प्रथम जो है मुगल काल के सेनापति के पद पर सर्वाधिक समय तथा सेवाएं प्रदान करने वाले शासक थे। सबसे अधिक सेवा देने वाले मुगल सम्राट में जो सेनापति थे वह जय सिंह प्रथम ही थे। बात किया गया है कि जय सिंह प्रथम मुगल सम्राट शाहजहां द्वारा मिर्जा राजा की भी उपाधि से सम्मानित किए गए थे। जय सिंह प्रथम को जो मिर्जा राजा की उपाधि कौन दिया था, तो आप कहेंगे शाहजहां ने दिया था। आगे बात करते हैं। 45 नंबर के प्रश्न में आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन मराठा वंश का प्रसिद्ध शासक था। मराठा वंश का जो प्रसिद्ध शासक था वह कौन था, तो आप कहेंगे मराठा साम्राज्य का सबसे प्रसिद्ध शासक थे की बात की जाएगी तो छत्रपति शिवाजी महाराज थे। ऑप्शन बी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। कह रहा है कि मराठा वंश के प्रसिद्ध शासक छत्रपति शिवाजी महाराज थे और मराठा वंश के अन्य प्रसिद्ध शासक कौन थे, संभाजी थे,
राजा राम और साहू थे। कह रहा है कि छत्रपति शिवाजी महाराज से जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं संबंधित उनके बारे में बताया गया है। छत्रपति शिवाजी के पिता का नाम क्या था? तो आप कहेंगे शाहजी भोसले था। माता जी का नाम था जीजाबाई। राजनैतिक गुरु कौन से थे? तो आप कहेंगे दादोजी कोंडदेव, या फिर कहीं कहीं कोंडदेव ही मिलता है। आध्यात्मिक गुरु कौन से थे? तो इनके आध्यात्मिक गुरु कौन थे? रामदास थे। राज्याभिषेक कब किया गया था इनका? तो 1664 ईस्वी में किया गया था। राजधानी कहाँ थी इनके समय की? तो राजगढ़ थी। ठीक है, राजगढ़ और कहीं कहीं रायगढ़ भी मिलता है। बताया गया है इनकी मृत्यु हुई थी या समाधि स्थल यह 1680 ईस्वी में रायगढ़ में हुआ था। नोट में बताया गया है शिवाजी के मंत्रिमंडल में टोटल 8 मंत्री को अष्टप्रधान कहा जाता है। 8 मंत्री को क्या कहा जाता था? अष्टप्रधान कहा जाता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। इसमें कहा जा रहा है कि भारत में प्रथम समाचार पत्र प्रकाशित करने के पीछे कौन थे? तो समाचार पत्र प्रकाशित करने के जो पीछे पड़े थे जेम्स अगस्टस हिक्की थे। ऑप्शन बी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे इनके बारे में बताया गया है कि भारत का प्रथम समाचार पत्र जो था बंगाल गजेट था, अंग्रेजी भाषा में प्रसिद्ध था। ठीक है, सबसे पहला जो समाचार पत्र था वह बंगाल गजेट था, उसकी भाषा जो थी अंग्रेजी में थी। बंगाल गजेट प्रकाशन का वर्ष जो था यह 1780 ईस्वी में कलकत्ता से प्रकाशित होता है। संपादन की बात करते हैं तो इसके संपादक जो थे जेम्स अगस्टस हिक्की थे। दीनबंधु मित्र जो है नील दर्पण बंगाल नाटक के संपादक थे। पूछ लिया जाएगा दीनबंधु जो है किससे संबंधित है? तो आप कहेंगे नील दर्पण या फिर बंगाल नाटक से संबंधित है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 47 नंबर के प्रश्न में पूछा गया है कि 1290 से लेकर 1320 के दौरान किस राजवंश ने दिल्ली पर शासन किया था? 1290 से 1320 ईस्वी तक जो शासन किया था वह खिलजी वंश ने शासक किया था। आगे बात करते हैं, इसके बारे में बताया गया है। दिल्ली सल्तनत जो 1206 से 1526 ईस्वी के अंतर्गत कुल 5 राजवंशों ने शासन किया था। 1206 से लेकर 1526 ईस्वी तक कुल 5 राजवंशों ने शासन किया था। पहले थे गुलाम, जिसे ममलूक वंश भी कहा जाता है। गुलाम वंश थे, खिलजी वंश है, तुगलक वंश, फिर सैयद वंश और लास्ट में लोदी वंश आता है। ठीक है, आगे बात करते हैं। 48 नंबर का प्रश्न इसमें पूछा गया है, महिला मुस्लिम शासिका थी, भारत के किस तुर्क शासक की बेटी थी? आप कहेंगे जो रजिया सुल्तान है, रजिया सुल्तान की बात करते हैं तो यह जो बेटी थी आप कहेंगे यह बेटी थी शमसुद्दीन इल्तुतमिश की बेटी थी। ठीक है, इल्तुतमिश, कहीं कहीं आपको सिर्फ इल्तुतमिश ही देखने को मिलेगा।